हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से सभी छात्रों का लखेरा टेक्निकल चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, अपन डीसी जनरेटर के सारे पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। अब 8-10 क्वेश्चन और रहे हैं, उनको और अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और आज जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, पहली बात तो आप पूरी वीडियो को देखकर जाना, फिर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिएगा। देखो भाई, अब मैंने परसों आप बुधवार को आपका टेस्ट लगा था, इसमें सभी स्टूडेंट का मैंने स्कोर देखा तो बहुत अफसोस की बात होती है, बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया इन्होंने मुझे। बताओ, 1500 से ऊपर कुछ लड़कों ने टेस्ट दिया है, जिनमें से 1400 कुछ लड़कों के बताओ नंबर आए थे 12, 13 हैं, 5, 3, 20, 22। बताओ, ऐसी कंडीशन हो रही है। हाँ, इसका मतलब पढ़ क्या रहे हैं, एक चैप्टर में लड़कों ने क्या किया है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। यही कारण तो है कि आप लोग मेरिट के करीब जाकर 1-2 नंबर से रह जाते हो। हाँ, और बहुत शर्म की बात है जिनके इतने कम नंबर आ रहे हैं। अरे सोचो तो सही, तुम पढ़ क्या रहे हो, तुमने क्या बात की कोचिंग करी भाई, किस बात की किताबें पढ़ रहे हो आप, ये बताओ। हाँ, किस बात का पढ़ा है, मैंने तुम्हें डेली पढ़ा रहा हूं मैं, ये बताओ। हाँ, तुमने मेरे पास किस प्रकार पढ़ा है, किस बात का पढ़ा है, तुमने इतने दिन से लग रहा हूं तुम्हारे पीछे में, बताओ। हाँ, तुम ये रिजल्ट दे रहे हो मेरे को, क्या मतलब है पढ़ाने से। हाँ, मैं पहले बोल रहा हूं दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ो, जब तो मैं मेहनत करूं यहाँ के, नहीं तो बेकार है। फिर जब तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या मतलब है फिर। हाँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा, जब तुम पढ़ोगे जब तो मेरा नाम होगा, जब तुम सिलेक्शन होगा तुम्हारा। हाँ, लेकिन अब पढ़ाई पे ध्यान देना। अपने काफ़ी स्टूडेंट हैं जो काफ़ी दिन से मेरी कोचिंग ले रहे हैं, फिर भी उनके नंबर कम आ रहे हैं, तो बेकार है। अब देखो, अब तुम दिमाग लगाओ, जो स्टूडेंट 5-5 पन्नों में एक चैप्टर कर लेते हैं, 6-6 पन्नों में, 3-3 पन्नों में, उनका क्या होगा एग्जाम में, ये सोचो। जब आप लोगों के लिए ही इतना पेपर ऐसा डगमगा गया तो उनका क्या होगा। पेपर सब पुराने ओल्ड क्वेश्चन दिए मैंने, कोई नया नहीं बनाया, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से पढ़ना। अब देखो, आराम से देखना, अपन लोग फिर आज चैप्टर का अगला पॉइंट चालू कर देते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ना। तो देखो भाई, देखना अच्छे से, ये होता है अगला क्वेश्चन क्या है। चलें तो देखो, डीसी जनरेटर के कौन से दो पार्ट्स, सही है ना। डीसी जनरेटर के कौन से दो पार्ट्स की, सही है ना, दो पार्ट्स की बार बार मरम्मत करनी पड़ती है, सही है ना। 2 पार्ट्स की बार बार क्या करनी पड़ती है, मरम्मत करनी पड़ती है। मरम्मत करनी पड़ती है, अनुरक्षण कार्य करना पड़ता है। समझ में आया ना, कौन से 2 पार्ट्स है वो। हाँ, तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए देखो भाई, बताना आप लोग कौन से 2 पार्ट्स है। वेयरिंग एवं वाइंडिंग, याद रखना किनको बार बार देखने की आवश्यकता होती है। बी है मेरे दोस्तों, याद रखना, बेयरिंग एवं कम्यूटेटर, वेयरिंग एवं कम्यूटेटर है ना। सी है कार्बन ब्रुश एवं कम्यूटेटर, हाँ। और फिर डी है, डी क्या है देखो, कार्बन ब्रुश एवं बेयरिंग, ये है। याद रखना, सबसे ज़्यादा देख रेख पार्ट्स की बार बार मरम्मत करनी पड़ती है। हाँ, बार बार मतलब प्रॉब्लम आ जाती है पार्ट्स के अंदर। तो देखो भाई, आपको पता है ना, जनरेटर के अंदर भाई ये तो आर्मेचर रहा और ये कम्यूटेटर रहा, ये और ये रही कार्बन ब्रुश। कम्यूटेटर के साथ में कार्बन ब्रुश लगी होती है, ये है मतलब जो कम्यूटेटर घूमता है तो स्पार्किंग होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। तो दो चीज़ सबसे ज़्यादा खराब होती है, एक तो कार्बन ब्रुश और एक कम्यूटेटर। क्यों? क्योंकि
कम्यूटेटर पर भी तो स्पार्किंग होती है ना। तो ये दोनों पार्ट्स हैं, इनकी बार बार ये मतलब घिस भी सकते हैं, इनकी बार बार मतलब आपको मरम्मत करने की आवश्यकता होगी। तो वो कौन से होंगे मेरे दोस्तों? कार्बन ब्रुश एवं कम्यूटेटर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बताओ कार्बन ब्रुश एवं कम्यूटेटर, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलें भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहीं पर, समांतर प्रचालन के लिए, समांतर प्रचालन के लिए सबसे उपयुक्त ट्रांसफार्म, सबसे उपयुक्त, अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन है, आदर्श क्वेश्चन है ना। देखो सबसे उपयुक्त डीसी जनरेटर कौन सा होता है, कौन सा होता है? सही है, बोलो कौन सा होता है, ये कह रहा है ना। तो देखिएगा, देखो समांतर प्रचालन के लिए सबसे उपयुक्त डीसी जनरेटर कौन सा होता है, ऐसे आएगा। सबसे अच्छा डीसी जनरेटर जो समांतर प्रचालन में चलाते हैं वो होता है मेरे दोस्तों, याद रखना, डीसी शंट, डीसी शंट जनरेटर। ये क्यों होता है भाई? सुनो, डीसी शंट जनरेटर, सुनते रहना, बोलो ये क्या होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यह एक जनरेटर ऐसा होता है, इस पर लोड डालने पर इसकी वोल्टेज स्थिर होती है, वोल्टेज लगभग स्थिर होती है, वोल्टेज बहुत कम घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, जब इस पर, जब तुम इसको समांतर क्रम में लगाओगे और जब बस बार का लोड लगा देते हो, किसका? बस बार का लोड लगा देते हो, तो इसकी वोल्टेज लगभग स्थिर होती है। लोड बढ़ने पर इसकी वोल्टेज क्या होती है? स्थिर होती है। इसे स्थिर वोल्टेज का जनरेटर भी कहा जाता है। तो समांतर क्रम प्रचालन के लिए जो सबसे उपयुक्त जनरेटर होता है ना, उसका नाम क्या होता है? डीसी शंट जनरेटर। बोलो क्लियर हो गया? बताओ कौन सा जनरेटर होता है? डीसी शंट जनरेटर। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन के बाद में मैं देखो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि फ्रंट में बताऊंगा आपको, मैं दोनों क्वेश्चन समझाने पड़ेंगे मेरे को, जब तुम्हारे अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। पहले आप लोग इसका दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, ले लिया ना? चलें आगे। अब देखो अगला, देखो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि देखो ऐसे यहाँ समझ में कम आएगा ना आपके, इसलिए मैंने इसको कर दिया है। देखो भाई, ये क्या नाम है, गणेश यादव जी, आप सीकर से हो ना, तो थोड़ा पढ़ा करो आप, मतलब आपके नंबर भी कम आ रहे हैं। मोतीलाल जी बताओ, इसके भी नंबर कम आ रहे हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? तो देखिएगा अब क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट ने तो क्लास ले रहे हैं, टेस्ट नहीं दिया है। टेस्ट देना जरूरी होता है, चाहे आपके 2 नंबर आ चाहे 3 नंबर आ। इससे क्या है, आपकी नेगेटिविटी हाँ थोड़ी सी कम होगी, समझ में आ गया, एक्यूरेसी बढ़ेगी। हाँ, और जो तुम्हारे अंदर जो झिझक होती है वो भी फिर कंप्लीट खुलेगी ना, पेपर से डर नहीं लगेगा। हाँ, तो देखिएगा, देखो भाई अब क्वेश्चन अगला क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कौन से डीसी जनरेटर, आराम से देखना, कौन से डीसी जनरेटर का, सही है ना, कौन से डीसी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, कौन से डीसी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब होता है, ऐसे पूछ रहा है। देखो सबसे खराब होता है, पुअर है ना, सबसे खराब होता है, यूँ कह रहा है ना, सबसे खराब होता है, यूँ कह रहा है। समझ में आ गया ना? तो देखो भाई मैं बताता हूँ, देखो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर, देखो ये डीसी सीरीज जनरेटर है। देखो भाई अच्छे से देखना, जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहा है आप अच्छे से देखिएगा। देखो ये डीसी सीरीज जनरेटर है, इसमें आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, सही है ना, देखो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में मोटा तार और कम टर्न की ये फील्ड वाइंडिंग होती है, इसे बोलते हैं डीसी सीरीज जनरेटर। समझ में आ रहा है ना? अब देखो माना डीसी सीरीज जनरेटर ये रहा, इस पर आपने लोड नहीं लगाया, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है नो लोड वोल्टेज, जब वोल्टेज नहीं थी और फुल लोड वोल्टेज का जो अंतर आता है, केवल परिभाषा बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं बता रहा। देखो परिभाषा क्या होती है वोल्टेज रेगुलेशन की, देखो नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का जो अंतर आता है उसे बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन।
क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। बोलो क्लियर, क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन। अब क्या होता है, माना याद रखना कि भाई डीसी सीरीज जनरेटर पर नो लोड, जब लोड नहीं था तो उस समय की वोल्टेज इसकी 200 वोल्ट थी। हाँ, और जब इसमें तुमने लोड करंट बढ़ा दी, यहाँ पर लोड बढ़ा दिया यहाँ पर, तो लोड करंट को खींचेगा, लोड करंट को खींचेगा। सही बात है कि नहीं? अरे लोड करंट को क्या करेगा? खींचेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? जब लोड करंट को खींचेगा तो देखो भाई अच्छे से देखना कि यहाँ पर जितना लोड डालोगे उतनी ही लोड करंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगी, और फील्ड वाइंडिंग में जाते ही यहाँ पर लोड पर, किस पर? लोड पर चुंबकीय फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग में बढ़ने के कारण लोड पर वोल्टेज बढ़ती है, लोड पर वोल्टेज बढ़ती है। कैसे? अगर यहाँ 10 एम्पियर की करंट बढ़ाई तो 10 एम्पियर की लोड धारा इसमें जाएगी, अगर 5 एम्पियर की बढ़ाई तो 5 एम्पियर की फील्ड वाइंडिंग में जाएगी। जितना चुंबक बनेगा उतना ही वोल्टेज बनेगा। सही, जितनी ज़्यादा करंट लोड की लगाओगे, लोड करंट जितनी ज़्यादा आएगी उतनी फील्ड वाइंडिंग में करंट ज़्यादा जाएगी, चुंबक ज़्यादा बनेगा। बोलो क्लियर, चुंबक क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। सही बात है कि नहीं? और आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो माना यहाँ पर लोड बढ़ने पर जैसे ही आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, क्या आ रही है? ज़्यादा। तो भाई जितने भी इंस्ट्रूमेंट, मान लो तुम्हारी 250 वोल्ट आ गई तो वोल्टेज रेगुलेशन तो ऋणात्मक आया है ना? क्या है? ऋणात्मक आया है ना? लेकिन आप याद रखना कि लोड बढ़ने पर जितनी ज़्यादा वोल्टेज आ चुकी है आपके पास में, तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट? वो अत्यधिक वोल्टेज के कारण जल भी सकते हैं, वो अत्यधिक वोल्टेज के कारण जल भी सकते हैं। वो तो कन्फर्म है कि नहीं है? तो मैं चाहता हूं कि जैसे लोड बढ़े, जैसे लोड आए तो वोल्टेज जनरेटर की थोड़ी कम आनी चाहिए। हाँ, अपने पास में थोड़ी वोल्टेज कम आनी चाहिए ताकि संतुलन इंस्ट्रूमेंट का बना रहे। हाँ, अगर आवश्यकता से अधिक वोल्टेज आ रही है तो बताओ तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट जलेंगे कि नहीं जलेंगे? स्टूडेंट बोल रहा है गुरुजी एक बात बताओ, कम्युलेटिव डीसी जनरेटर है, इस पर भी लोड बढ़ने पर तुम्हारी क्या बोलते हैं, लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है। यहाँ पर लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव की भी बढ़ेगी और ओवर कंपाउंड जनरेटर की भी बढ़ेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि दोनों की बढ़ेगी ना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो सीरीज जनरेटर का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग सीधी बाइंडिंग लोड के श्रेणी क्रम में लगी होती है। किसके क्रम में? लोड के श्रेणी क्रम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? कौन से जनरेटर में? सीरीज जनरेटर के अंदर। इसलिए जो सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज रेगुलेशन जो खराब होता है ना, वो किसका होता है मेरे दोस्तों? डीसी सीरीज जनरेटर का। किसका होता है? डीसी सीरीज जनरेटर का सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन होता है, याद रखना। डीसी सीरीज जनरेटर का सबसे खराब पूरा जो रेगुलेशन होती है वो किसकी होती है? डीसी सीरीज। और सबसे अच्छा किसका होता है? डीसी शंट का। क्यों? क्योंकि आउटपुट में वोल्टेज लगभग स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर। लगभग 2 से 5% घटती है, 2 से 5% घटती है। मान लो 200 वोल्टेज नो लोड पर है, नो लोड पर कितनी है? 200। और अगर तुम इस पर लोड लगा रहे हो तो वोल्टेज माना 5% घट गई। कितनी घट गई? 5%, 5 दूनी 10, 190 वोल्ट आ रही है। हाँ, तो संतुलन बन गया सर्किट का। लोड डाला तो तुम्हारे पास में 190 वोल्ट आ गई है। कितनी आ गई है दोस्तों? 190 वोल्ट तुम्हारे पास में आ गई है। इतनी मतलब थोड़ी दब के आनी चाहिए वोल्टेज। क्यों? ताकि तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट उसके अकॉर्डिंग काम करे। अगर ये ज़्यादा वोल्टेज आएगी तो इंस्ट्रूमेंट जलने की संभावना भी बनेगी अत्यधिक वोल्टेज के कारण। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो सबसे कम अंतर आता है वो डीसी शंट का आता है। क्यों? क्योंकि डीसी शंट जनरेटर की वोल्टेज स्थिर होती है। तो सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है? डीसी शंट जनरेटर का। और सबसे खराब किसको होता है? डीसी सीरीज जनरेटर का, याद रखना। तो देखिएगा, अब तुमसे अगर पूछ ले वो कि भाई बताओ सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है? सबसे खराब, तो बोलो सबसे खराब किसका होगा? डीसी सीरीज का। और सबसे सही, सबसे अच्छा किसका होगा? डीसी शंट का। तो देखो कौन से डीसी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सही है ना? वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है। आपको एक बात पता है ना? क्या? सुनो, देखो भाई, इस पर लोड डालते हैं सीरीज जनरेटर पर,
कौन से पर, सीरीज जनरेटर पर लोड डालते हैं तो इसकी आउटपुट की टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है। अगर इस पर आने वाली टर्मिनल वोल्टेज बढ़ गई तो अगर हमने इसको लाइटिंग परिपथ हमारे घरों में लगा दिया, इसको घरों के इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए अगर इस जनरेटर को लगा देते हो ना आप लोग, तो क्या होता है सुनो कि भाई लोड बढ़ा तो इसकी आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगी, तो हमारे पास आने वाली वोल्टेज बढ़ जाएगी। हाँ, आने वाली वोल्टेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तुम 250 का लेकर आए और 250 का जनरेटर लोड लगाते अगर उसने 270 भी दे दी ना तो इंस्ट्रूमेंट सारे जल जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसलिए सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है, डीसी सीरीज जनरेटर का। इसको कभी भी लाइटिंग परिपथ में प्रयोग नहीं लेते हैं। इसका प्रयोग किस में चलता है, ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर की भांति। ये आ गया डीसी शंट जनरेटर, इसका सबसे अच्छा होता है। इसको आप लाइटिंग परिपथ में यूज कर सकते हैं, लाइटिंग परिपथ में यूज कर सकते हैं, परंतु पावर और लाइटिंग परिपथ दोनों, पावर में और लाइटिंग परिपथ दोनों में, दोनों परिपथ के अंदर ध्यान रखना कम्युलेटिव जनरेटर कार्य करता है। कौन सा जनरेटर, कम्युलेटिव। पावर और ऐसे पूछे पावर तथा लाइटिंग परिपथ में कौन सा जनरेटर, तो कम्युलेटिव होगा। समझ में आ रहा है ना। और अगर क्वेश्चन ऐसे आए लाइटिंग परिपथ में तो कौन सा आएगा, डीसी शंट जनरेटर भी आ जाएगा ना। तो देखिएगा सबसे अच्छा कौन सा होता है, डीसी शंट जनरेटर। देखो भाई बताओ सबसे खराब कौन सा होता है वोल्टेज रेगुलेशन, डीसी सीरीज का, और सबसे अच्छा किसको होता है, डीसी शंट जनरेटर का। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई, डीसी जनरेटर में आउटपुट सप्लाई अच्छे से देखना है ना, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन है ना। आउटपुट सप्लाई किससे प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर में आउटपुट सप्लाई किससे प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन है। इसको देखो भाई ये क्या है। अब देखो भाई मजा आ गया ना जनरेटर के अंदर। देखो किससे प्राप्त होगी, ऑप्शन नंबर ए बना रहा हूं मैं, स्लिप रिंग। अच्छे से देखना, स्लिप रिंग है ना, क्या बेटा, स्लिप रिंग। ऑप्शन नंबर बी कार्बन बुरुश, सही है ना। सी है, सी आर्मेचर, सही है ना। और डी है तुम्हारा कम्यूटेटर। ऐसे देखना कम्यूटेटर, ये ऑप्शन का क्वेश्चन है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको आंसर क्या देना है। तो देखो मैं पहले चित्र बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसका चित्र बना के समझाना पड़ेगा आपको, जब समझ में आएगा आपके। तो देखिएगा, देखो भाई ये चुंबक के क्या है, ध्रुव एन और एस, सही है ना, अरे राइट है ना। अब बताओ इनके मध्य में कौन घूमता है, आर्मेचर। बोलो इनके मध्य में कौन घूमता है, आर्मेचर। आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल, बताओ आर्मेचर में कौन सी सप्लाई उत्पन्न होती है, एसी। डीसी जनरेटर में जो एसी बनती है, इस सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए कौन लगता है, कम्यूटेटर। बोलो ये क्या है दोस्तों, कम्यूटेटर। सुनो भाई ये कम्यूटेटर है, आराम से देखना, ये क्या है, कम्यूटेटर। बोलो क्लियर। अब बताओ कम्यूटेटर ने क्या काम किया है, कम्यूटेटर ने एसी को डीसी में बदल दिया। अब डीसी सप्लाई कहाँ एकत्रित हो जाती है, कार्बन ब्रुश में। किसमें, कार्बन ब्रुश में, और इसे लोड पर प्राप्त कर लिया जाता है। तो देखो भाई ये है तुम्हारी कार्बन ब्रुश, यह क्या है तुम्हारी कार्बन ब्रुश। अब देखो बताओ जनरेटर में आउटपुट सप्लाई किससे प्राप्त हुई है, देखिएगा। देखो आर्मेचर है, ये आर्मेचर रहा तुम्हारा, हाँ स्लिप रिंग इसमें है नहीं, कार्बन ब्रुश ये रही, कम्यूटेटर ये रिया। तो तुम्हें आउटपुट सप्लाई ये लोड पर यहाँ पर किससे प्राप्त हुई है, तो देखो यहाँ पर मुझे प्राप्त हुई है कार्बन ब्रुश से। कार्बन ब्रुश में सप्लाई एकत्रित हो चुकी है, सही बात है कि नहीं। किस में एकत्रित हो चुकी है, कार्बन ब्रुश में। तो तुम्हें सप्लाई किससे प्राप्त हुई है,
कार्बन ब्रुश से। किससे? कार्बन ब्रुश। यदि कार्बन ब्रुश ऑप्शन में नहीं है तो कम्यूटेटर आएगा, और यदि कम्यूटेटर भी ऑप्शन में नहीं है तो आर्मेचर आएगा। याद रखना। हाँ बोलो, सबसे पहले सप्लाई किससे प्राप्त हुई है? कार्बन ब्रुश से। क्यों? ध्यान रखना, कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है, फिर कार्बन ब्रुश में सप्लाई एकत्रित हो जाती है। बोलो क्लियर? तो बताओ, अगर ऑप्शन में कार्बन ब्रुश नहीं आएगा तो क्या होगा तुम्हारा आंसर? कम्यूटेटर। तो देखो ऐसे स्टूडेंट खत्म होते हैं, या ऑप्शन यह हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए देखो स्लिप रिंग, ऐसे ऑप्शन आते हैं वहां पर स्लिप रिंग। आपको पूरे ऑप्शन समझाऊंगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा देखो कम्यूटेटर, हाँ जी देखो कम्यूटेटर, सही है ना। सी आएगा देखो आपका आर्मेचर, कोई टेंशन नहीं है, सी आएगा आर्मेचर, और डी आएगा आपका वायरिंग। बताओ, अब बताओ सप्लाई किससे प्राप्त होती है? कार्बन ब्रुश से। अगर कार्बन ब्रुश ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा? कम्यूटेटर आएगा ना। बताओ इसमें क्या आएगा आंसर? कम्यूटेटर, सही है ना। तो देखो अगर कम्यूटेटर भी ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा? आर्मेचर। क्या आएगा? आर्मेचर आएगा ना। बोलो क्लियर है ना। देखो या इसका तीसरा ऑप्शन क्या होता है? देखो या ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी देखो अच्छे से देखना, स्लिप रिंग। यहाँ स्टूडेंट थोड़ा गलती करता है, रटने वाले स्टूडेंट, स्लिप रिंग। ऑप्शन नंबर बी वेयरिंग, वेयरिंग। बोलो राइट है ना। ऑप्शन नंबर सी देखो आर्मेचर, कुछ भी नहीं है इनमें, आर्मेचर। बोलो राइट है ना। ऑप्शन नंबर डी देखो भाई, ऑप्शन नंबर डी आएगा बॉडी, बॉडी ऐसे आएगा। बताओ, अब बताओ आउटपुट सप्लाई किससे प्राप्त होती है? तो देखो सबसे पहले क्या आएगा? कार्बन ब्रुश। क्लियर है ना? अरे समझ में तो आ रहा है ना भाई। बोलो सबसे पहले क्या आएगा? कार्बन ब्रुश। कार्बन ब्रुश ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा? आर्मेचर। बोलो आंसर क्या लगेगा यहाँ पर? आर्मेचर लगेगा। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आ गया ना। तो देखो या ये क्या लग जाएगा? आर्मेचर। बोलो क्लियर? लेकिन अगर जोड़े से आए, किससे आए? जोड़े से आए। तो देखो जोड़ा देखो कार्बन ब्रुश एवं कम्यूटेटर, ये दोनों जोड़ा है। लेकिन याद रखना एक जोड़ा और होता है, देखो कार्बन ब्रुश एवं पिगटेल। इसको जो ये लीड होती है ना, जो कार्बन ब्रुश के द्वारा जो कार्बन ब्रुश से लीड निकलती है और इसको लोड पर जोड़ा जाता है, इसे बोलते हैं लीड को पिगटेल। क्या बोलते हैं? पिगटेल। बोलो क्या बोलते हैं? पिगटेल, सही है ना। तो ध्यान रखना आउटपुट सप्लाई पिगटेल से भी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जो शब्द होता है वो पिगटेल होगा। क्या होगा? पिगटेल। पिगटेल ही तो जोड़ेगी लोड को। हाँ तो ध्यान रखना कार्बन ब्रुश से लोड किसके द्वारा जुड़ता है? पिगटेल के द्वारा। किसके द्वारा? पिगटेल के द्वारा। तो देखिएगा, हाँ यस देखो कार्बन ब्रुश एवं पिगटेल दोनों के द्वारा आउटपुट में सप्लाई प्राप्त होती है। अगर पिगटेल और कार्बन ब्रुश ऑप्शन में नहीं है तो देखो कार्बन ब्रुश एवं कम्यूटेटर ये जोड़ा लगेगा। बोलो क्लियर? देखो एक ही क्वेश्चन के कितनी तरीके से क्वेश्चन चेंज हुए हैं। आप देखो एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन कितनी तरीके से चेंज हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो देखो इसका ऑप्शन मैं यहीं लगाऊंगा, अच्छे से देखना आप लोग है ना। देखो या क्वेश्चन वो ही है, क्वेश्चन आपका एक ही रहेगा ये वाला, ठीक है। इसका मैं सेट कर रहा हूँ। देखो या, अब देखो ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन से होते हैं सारे। देखो ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर एवं, बोलो समझ में आ रहा है ना। देखो आर्मेचर एवं कम्यूटेटर। हाँ भाई आंसर दो, भाई आंसर दो। बी पिगटेल, पिगटेल एवं कार्बन ब्रुश। आंसर दो आप फटाफट। पिगटेल एवं कार्बन ब्रुश, सही है ना। सी देखो भाई, सी है, सी क्या कहता है? कम्यूटेटर, कम्यूटेटर एवं स्लिप रिंग। सही है ना, स्लिप रिंग। बोलो राइट है ना। और डी क्या कहता है? डी देखो कार्बन ब्रुश, मैं चारों को लिखा दूंगा है ना, कार्बन ब्रुश एवं स्लिप रिंग। बताओ, अभी बताया था ना मैंने। बताओ कार्बन ब्रुश के साथ में जो लीड लगी होती है, जो लोड को जोड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? पिगटेल। तो बोलो क्या आएगा आंसर? पिगटेल एवं कार्बन ब्रुश। अगर ये ऑप्शन में नहीं आए
ये ऑप्शन में नहीं आए। तो कार्बन ब्रुश के साथ क्या लगा होता है? कम्यूटेटर। कार्बन ब्रुश के बाद में कम्यूटेटर होता है ना, बस एज ए सिंपल। या ऑप्शन चेंज, या ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? देखो आर्मेचर। एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन चेंज होते हैं? आर्मेचर एवं कार्बन ब्रुश। हाँ जी, देखो आराम से, आर्मेचर एवं कार्बन ब्रुश। बोलो क्लियर है? जो नए स्टूडेंट है उसके समझ में आ रहा है ना? बताओ सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन किसका होगा? डीसी सीरीज का। सबसे अच्छा किसका होता है? डीसी शंट का। किसका होता है? डीसी शंट का। अच्छे से देखो, डीसी शंट जनरेटर, सही है ना? डीसी शंट जनरेटर। बोलो क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो देखो, एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन हो गए? 1 2 3 4, 5वां अब चल रहा है। तो देखिएगा बी कम्यूटेटर। ऐसे टेक्निकल चलती है, कम्यूटेटर एवं कार्बन ब्रुश। ये सारे ऐसे के ऐसे क्वेश्चन उतरवाता हूँ मैं क्लास के अंदर, जब ऑफलाइन क्लास होती है ना, जब ऐसे कैसे क्वेश्चन उतरवाता हूँ लड़कों को, है ना? तो देखो सी है, देखो कार्बन ब्रुश एवं स्लिप रिंग। अरे राइट है ना? एवं क्या आएगा? स्लिप रिंग। बोलो क्लियर है ना? एवं स्लिप रिंग है ना? और डी आएगा, चलो नो कर देते हैं अब तो, है ना? तो बताओ, बोलो कार्बन ब्रुश एवं क्या आएगा? इधर कम्यूटेटर, सही है ना? इधर क्या आएगा? पिगटेल एवं कार्बन ब्रुश। समझाई दिया अभी मैंने, हाँ? ये पूरा सिस्टम समझा दिया ना? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बताओ क्वेश्चनों में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो स्टूडेंट नया पहली बार क्लास ले रहा है, बताओ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है ना? चलो फिर मैं आगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ ले लिया? चलें, रुको 1 मिनट रुको। हाँ जी चलो भाई, अब देखो अच्छे से देखना, कुछ कुछ समझना भी है कुछ कुछ क्या करना है? समझना भी है ना? ऐसे मत चले जाना, आपको समझना है। देखो चैप्टर करीब करीब होने जा रहा है। आप तो देखो ऐसे तो ओड ही नहीं है, क्वेश्चन कितने ही लेते जाओ, चलाते चलो, हाँ? लेकिन ये है जनरेटर का, मैंने पूरा सिस्टम करा चुका हूँ। आप पेपर हल करें, 70 80 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आराम से। 80% से ऊपर मिलेंगे। कोई सी बुक हो, पेपर हो, हल करें, है ना? देखो भाई, जब तक हल नहीं करोगे, जब तक कुछ याद भी नहीं रहेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना? देखो भाई चले, अब क्या होता है याद रखना। न्यूमेरिकल करा देता हूँ एक। देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, 101% एग्जाम में आएगा, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती भी करेगा, ठीक है? तो देखो, एक 6 पोल, संख्या चेंज मुश्किल होगी, एक 6 पोल के डीसी जनरेटर के, एक 6 पोल के डीसी जनरेटर के आर्मेचर में राइट है क्या? आर्मेचर में 300 चालक हैं। बोलो कितने चालक हैं? 300 चालक हैं। बोलो क्लियर है ना? बताओ समझ में आ रहा है ना? बताओ जनरेटर के आर्मेचर में कितने चालक हैं? 300 चालक हैं। यदि प्रति चालक वोल्टेज 300 वोल्ट है, सॉरी प्रति चालक वोल्टेज 5 वोल्ट है। बोलो कितने वोल्ट है? 5 वोल्ट है। बोलो राइट है ना? बोलो कितने वोल्ट है? 5 वोल्ट है। चलो 5 वोल्ट है तो कुल प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? प्रेरित वोल्टेज क्या होगी? देखो भाई, प्रेरित वोल्टेज क्या होगी, अच्छे से देखना। अब क्या होता है यहाँ पर, स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई चालक कितने हैं? 300। हाँ, एक चालक पे वोल्टेज कितनी है? 5 वोल्ट। कुल वोल्टेज पूछ रहा है, 5 या 1500 वोल्टेज करके आ जाते हैं। कैसे बताओ? कुल चालक कितने हैं? 300। एक चालक पर वोल्टेज कितनी है? 5। तो कुल वोल्टेज कितना होगा? 1500 करके आ जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम आपको करा दिया है, लेकिन याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन कराया था वो लेवल अलग है,
उसकी परिभाषा, उस क्वेश्चन को देखना, उसमें केवल इतना लिख रहा है कि आर्मेचर में 300 चालक हैं, प्रति वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो कुल वोल्टेज क्या होगी, केवल इतना लिखा गया है। वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। हाँ, याद रखना, जो रेगुलर स्टूडेंट ले रहा है क्लास, याद रखने वाली बात है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन अलग है जो मैंने कराया। वो क्वेश्चन मैंने ये कराया था कि आर्मेचर में इतने चालक हैं, इतनी वोल्टेज है, तो कुल वोल्टेज क्या होगी, वो क्वेश्चन कराया। यहाँ नियम अलग है। यहाँ क्या बोल रहा है, स्पेशली बोल रहा है आपसे 6 ध्रुव का जनरेटर है। हाँ, 6 ध्रुव का लैप कुंडलित, 6 ध्रुव का कौन सा लैप कुंडलित, इधर बना देता हूँ इसको, देखो भाई, 6 पोल लैप कुंडलित, लैप कुंडलित है ना, लैप कुंडलित डीसी जनरेटर, सही है ना, लैप कुंडलित डीसी जनरेटर, ये कुंडलित है ना, कौन सी बाइंडिंग है, लैप। अब देखो अब क्या होता है, अच्छे से देखना, इसमें क्या हो रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये क्या नाम है, हरिराम जी कैसे हो आप, नितेश जी झुंझुनू से। तो देखेगा अब क्या होता है, देखो नितेश, इसके अंदर क्या सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि वो इसको 3, 5 या 1500 वोल्ट करके आ जाते हैं। आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा, हाँ 1500 वोल्ट होता, लेकिन वो क्वेश्चन अलग टाइप का है जो मैंने आपको करा दिया। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखो, तो देखो भाई, पहले याद रखना है आपको, लैप कुंडलित है, ये कौन सा है, लैप कुंडलित। तो लैप कुंडलित जनरेटर में आपको क्या याद रखना है, पहले सुनो, बताओ, बोलो ध्रुव की संख्या। देखो पोल को बोलते हैं ध्रुव, बताओ ध्रुव संख्या कितनी है इसकी, ध्रुव संख्या है 6, बोलो सही है ना। तो देखो अगला देखो, अगर ध्रुव संख्या 6 है तो समांतर रास्ता संख्या, समांतर रास्ता संख्या, देखो भाई, आप जो स्टूडेंट नया है उसको बता देता हूँ, लैप बाइंडिंग में होता है मेरे दोस्त, लैप बाइंडिंग में देखो, लैप बाइंडिंग में शर्त होती है A बराबर P होता है, A बराबर क्या होता है, P होता है, यानी कि समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है। लैप बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी। ये तो याद रख सकते हो ना आप, कौन सी बाइंडिंग में, लैप में। चोरी कैसे पकड़ोगे, देखो LAP लैप होता है ना, देखो दोनों शब्द एक साथ आ रहे हैं, LAP दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, तो देखो लैप बाइंडिंग में A बराबर क्या होगा, P होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होता है, देखो बताओ, ध्रुव की संख्या कितनी है, 6 ध्रुव है। जब ध्रुव की संख्या 6 है तो रास्तों की संख्या भी कितनी होगी, 6। ये 6 हो गई साहब, क्लियर है। ये समांतर रास्ते हैं, समांतर रास्ते, देखो समांतर रास्ते ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रास्ते हो चुके हैं तुम्हारे। बोलो कितने रास्ते हैं, 6, बोलो क्लियर। करंट गुजरने के लिए देखो, करंट गुजरेगी 6 रास्तों से, 1 2 3 4 5 6, 6 रास्तों से क्या गुजरने वाली है, करंट गुजरने वाली है। बोलो क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रति मतलब कुल वोल्टेज का मान क्या होगा, 6 रास्ते हैं, इसके अंदर कुल वोल्टेज का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। स्पेशली दिया है 6 लैप कुंडलित है। तो यार एक बात बताओ मेरे को आप लोग कि भाई समांतर क्रम के अंदर वोल्टेज का मान समान होता है, वोल्टेज का मान क्या होगा, समान। यदि एक रास्ते में जो वोल्टेज आएगी वही सभी रास्तों में वोल्टेज समान रहेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं भाई, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है ना। बोलो समझ में आ रहा है। अगर एक रास्ते में जो वोल्टेज होगी वही सेम पूरे आर्मेचर के अंदर वोल्टेज होगी। क्यों, बोलो रास्ते कितने हैं, 6। बोलो रास्ते कितने हैं, 6 रास्ते हैं ना। जब रास्ते 6 हैं और कौन से क्रम के हैं, समांतर क्रम। समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होती है, समान। जो एक रास्ते की वोल्टेज होगी वो सभी की होगी कि नहीं होगी, बताओ। तो इसका मतलब होता है कि बताओ इस रास्ते से करंट गुजर रही है, एक करंट इस रास्ते से करंट गुजर रही है, तो इस रास्ते में चालक कितने हैं, हमें यहीं की एक रास्ते की वोल्टेज याद कर लो तो पूरे सभी रास्तों की वोल्टेज समान होगी। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। सही है। इसका मतलब देखो एक रास्ते में चालक कितने आ रहे हैं, इस रास्ते में आर्मेचर के कितने समांतर रास्ते हैं, 6 रास्ते हैं। तो इस 6 रास्तों में से आर्मेचर के एक रास्ते में कितने चालक आते हैं, एक रास्ते में कितने चालक आते हैं। तो देखिएगा, देखो प्रति रास्ता, यानी एक रास्ता हो गया ना, देखो प्रति रास्ता में
प्रति रास्ते में, सही है ना, प्रति रास्ते में चालक संख्या, प्रति रास्ते में चालक संख्या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा पेपर में आता है क्वेश्चन और आ भी चुका है, 2-2 3-3 बार पेपरों में आ भी चुका है। तो बताओ एक रास्ते में कितने रास्ते हैं? 6। किस क्रम में है? समांतर क्रम में। बोलो क्लियर। बताओ एक रास्ते में चालक कितने हैं? तो बताओ चालक की कुल संख्या कितनी है? 300। तो देखो चालक की संख्या, चालक संख्या बोलो कितनी है बटे रास्तों की संख्या कितनी है? रास्ता 6। तो एक रास्ते पे निकल जाएंगे चालक। तो देखो रास्ता संख्या बोलो क्लियर। समझ में आया ना? तो बताओ एक रास्ते में कितने चालक हैं? रास्ते कितने? 6। तो 6 रास्ते हैं ना। तो देखो चालक संख्या 300 है, रास्तों की संख्या 6 है, 6 पंजो 30, 50 चालक है। बोलो क्लियर, समझ में आया? यानी एक रास्ते में इसमें 50 चालक है। बोलो इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होगी वो सभी में समान, पूरे आर्मेचर में समान वोल्टेज रहेगी ना? क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। हमको कितने की निकालनी है? एक रास्ते की निकाल लो बस, सभी की कुल टोटल वोल्टेज आ जाएगी आर्मेचर की। तो बताओ कितने चालक हैं? 50 चालक हैं। आराम से बताओ एक चालक में एक रास्ते में कितने चालक है? 50। सही है। बोलो रास्ते किस क्रम में है? समांतर क्रम में। वोल्टेज का मान क्या होता है? समान। जो एक रास्ते में जो वोल्टेज होगी वो सभी रास्तों में समान होगी कि नहीं होगी? सभी रास्तों में वोल्टेज वही रहेगी, 250 ही। क्यों? क्योंकि किस क्रम में है? समांतर क्रम में। वोल्टेज का मान क्या होता है? समान। अरे यार, तो देखो भाई कुल प्रेरित वोल्टेज हो गया काम। कुल प्रेरित वोल्टेज यही कुल सेम रहेगी ना? सेम कुल ही रहेगी ये। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है? समान। तो बताओ चालक कितने हैं? 50। सही बात है कि नहीं? एक चालक पर वोल्टेज कितनी है? 5। बोलो 50 25। बोलो कितनी वोल्ट आई है तुम्हारी? 250 वोल्ट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो कितनी वोल्ट आई दोस्तों? 250 वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? इस क्वेश्चन को काफ़ी स्टूडेंट गलती कर देते हैं। बहुत स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि भाई रास्तों ये सोच लेते हैं अगर चालक 5 है, प्रति चालक वोल्टेज 5 है, कुल चालक ये है तो 1500 करके आ जाते हैं, ऑप्शन मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, रास्तों की संख्या 6 है, फिर इसको गुणा कर दोगे 300 से, 1800 भी ऑप्शन में मिलेगा। इसलिए पूरा बेस क्लियर होना जरूरी है। तो बताओ समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होती है? समान। पूरे आर्मेचर में वोल्टेज समान रहेगी। बोलो क्लियर। एक रास्ते में कितने चालक हैं? 50। तो बताओ कुल वोल्टेज कितनी होगी? 250। क्यों? हमने कितने रास्ते की याद करी है? एक रास्ते की जो वोल्टेज होगी, एक रास्ते की जो ये वोल्टेज होगी 250, यही कुल वोल्टेज होगी ना? क्यों? क्योंकि पूरे आर्मेचर में वोल्टेज क्या होती है? समान होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? संख्या भी चेंज नहीं होगी, मुश्किल लगता है। बोलो क्लियर, समझ में आ गया ना? कर तो दोगे ना न्यूमेरिकल? चलें फटाफट इसको भी आप स्क्रीनशॉट लो, लेकिन थोड़ी देर रोको, इसको मिटा देता हूं मैं। अब लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया? हाँ जी, चलें क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो भाई सुनो, न्यूमेरिकल मैंने जहाँ तक आपका लेवल था सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं। और ऐसे देखो पोल पिच, कोयल पिच, ये कोयल पिच और पोल पिच है ना, ये सारे मैं बाइंडिंग में कराऊंगा। वहाँ आती है पोल पिच, कोयल पिच, ये जनरेटर में नहीं है। हाँ, कहीं तुम जनरेटर का क्वेश्चन देख लो भाई, डीसी जनरेटर में पोल पिच पूछ लिया आपसे, तो पोल पिच ये बाइंडिंग चैप्टर में हम वहाँ पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं बोलें, ऐसे नहीं सोचे कि सर ने तो न्यूमेरिकल नहीं कराए। बोलो क्लियर? चलें देखो भाई आगे फटाफट आ जाओ, फटाफट देखो। अब देखो अब क्या होता है, आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करता है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करता है। और क्या गलती करता है? अच्छे से सुनना, अच्छे से एकदम क्लियर बेस पर सुनना। तो देखो भाई सुनो, अब क्या होता है, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा। हाँ जी चलें, देखो अब क्या होता है, पॉइंट लगाते हैं, पहले नोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नोट। देखो भाई नोट का स्टार पॉइंट लगा देते हैं, अपन लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, देखो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ना। देखो भाई देखो भाई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, देखो भाई इनके बारे में याद रखना। मैं पहले बोल रहा हूं आपसे कि एक क्वेश्चन 1000% पेपर में आता है, ज़रूर पेपर में आएगा। और काफ़ी स्टूडेंटों को इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है, बहुत स्टूडेंट है, अगर उनको नॉलेज होगी तो वो कंफ्यूज होते हैं। मैं मानता हूँ आपको नॉलेज है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ आप भी सोचोगे कि वास्तव में अगर ऐसा आ जाता तो हम गलती कर जाते। वहाँ आप गलती करोगे, मुझे पता है कि स्टूडेंट क्या करता है क्या नहीं करता है, वहाँ गलती होती है। मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से सेट करवाऊँगा, अपना माइंड अच्छे से रखना। देखो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यानी कि ये होते हैं अभिलाक्षणिक वक्र। क्या होते हैं? अभिलाक्षणिक, अच्छे से देखना, अभिलाक्षणिक वक्र क्या होते हैं मेरे दोस्तों? अभिलाक्षणिक वक्र। देखो भाई अभिलाक्षणिक वक्र में क्या होता है कि इनके अंदर जो तुम्हारा अभिलाक्षणिक वक्र होता है, क्या होता है दोस्तों? अभिलाक्षणिक वक्र। इसमें देखो आराम से देखो, मैं ट्रिक बताऊंगा, पहले समझाऊंगा इनको, मैं ट्रिक बाद में बताऊंगा। देखो ये जनरेटर है, ये क्या है? जनरेटर। जनरेटर की ये क्या है? ध्रुव। आराम से ऐसे याद थोड़ी होएगा ये जनरेटर ये क्या है? ध्रुव। ध्रुव पर कौन सी वाइंडिंग लिपटी होती है? फील्ड वाइंडिंग। अरे ध्रुवों पर कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग। समझ में आया ना? लड़का कह रहा है सर 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 बड़ा बड़ा करो सर, दिखाई नहीं दे रहा है। लो भाई बड़ा लो, ये लो, है ना। सुनो ये कौन है? आर्मेचर। कौन है? आर्मेचर। ये चुंबक के क्या है? ध्रुव। ये लो भाई चुंबक के ध्रुव। ध्रुवों पर कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग। तो देखो इसको कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग। सही है। अब ये क्या है? आर्मेचर। और ये क्या है? लोड। सही है ना? देखो अब यहाँ सुनना आप, आर्मेचर के अंदर क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ। क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ। तो देखो आर्मेचर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये क्लियर है आपका? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? बताओ आर्मेचर के अंदर क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ। बोलो क्लियर। अब बताओ इस ईएमएफ के कारण आर्मेचर में क्या उत्पन्न होती है? आर्मेचर करंट, यानी कि धारा, उसको बोलते हैं आर्मेचर धारा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार और बताओ। देखो ये क्या है? ईएमएफ किस पर उत्पन्न होता है? आर्मेचर में। इस ईएमएफ यानी वोल्टेज, इसके कारण क्या उत्पन्न होती है? करंट। करंट को क्या बोलोगे? आर्मेचर करंट। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो लोड पर आओ। जो लोड पर वोल्टेज होती है उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं ना। अब अगला देखो, जो लोड पर करंट आती है उसे कौन सी करंट बोलते हैं? लोड करंट। कौन सी करंट बोलते हैं? लोड करंट। बिल्कुल क्लियर। देखो इस ग्राफ से मैं समझाऊंगा, डायग्राम के द्वारा आपके सारा कुछ समझ में आएगा। स्टूडेंट भूलता है, स्टूडेंट क्या करता है? भूलता है, इसलिए उसके थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब भूलना नहीं है आपको, बस इतना सा याद रखना है, भूलना नहीं है। देखो अब क्या होता है इसमें, अच्छे से देखना। देखो पहला वक्र किसके मध्य खींचा जाएगा? देखो पहला बोल रहा हूं मैं, पहला इंटरनल, ऐसे आवे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरनल है ना, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व। देखो भाई सही है ना। इंटरनल को क्या बोलोगे? आंतरिक। और इंटरनल को क्या बोलोगे? आंतरिक। अच्छा जी,
आंतरिक, ये ले भाई आंतरिक, सही है ना, अभिलक्षण, आंतरिक अभिलक्षण या अभिलाक्षणिक वक्र बोल दो, है ना, आंतरिक अभिलक्षण, ये किसके मध्य खींचे जाएंगे। अब देखो याद रखना, आंतरिक यानी अंदर का, याद रखना, आंतरिक यानी अंदर का। बेटा याद भूल मत जाना, तुम इतनी गजब की चीज़ बता रहा हूँ, कहीं भी ऐसा सिस्टम सेट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। देखो आंतरिक यानी अंदर, अंदर वोल्टेज एवं करंट क्या क्या है। तो देखो अंदर, अगर अंदर पूछे, अंदर कौन बैठा पड़ा है, आर्मेचर। अरे अंदर कौन बैठा पड़ा है, आर्मेचर बैठा पड़ा है, सही बात है। तो अंदर ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछे कि इंटरनल अभिलक्षण किसके मध्य खींचे जाते हैं, तो देखो ईएमएफ एवं आर्मेचर धारा के मध्य। तो ये जो वक्र खींचेगा, ये जो वक्र खींचेगा ना, ये ध्यान रखना, प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेरित ईएमएफ एवं आर्मेचर धारा के मध्य, आर्मेचर धारा के मध्य। बोलो क्लियर है कि नहीं। देखो अंदर के जो वक्र खींचे जाएंगे, अंदर कौन बैठा है, आर्मेचर बैठा है। तो ईएमएफ एवं आर्मेचर धारा के मध्य, बोलो क्लियर, बोलो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। या अगर ऐसे पूछे, एक तो ये वक्र आए कि आंतरिक अभिलक्षण किसके मध्य खींचे जाएं, या दूसरा क्वेश्चन हो तुमसे ऐसे पूछे नो लोड, इधर देखना नो लोड है ना, नो लोड है ना, इसको बोलते हैं शून्य लोड, शून्य भार है ना, शून्य भार, सही है ना, या शून्य भार, बोलो क्लियर है ना, बोलो समझ में आ गया ना। शून्य भार या देखो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक या खुला परिपथ। देखो भाई खुला परिपथ, सही है ना, कौन सा परिपथ, खुला परिपथ, अच्छे से देखना, खुला परिपथ अभिलाक्षणिक या अभिलाक्षणिक बोल दो, लक्षण बोल दो, अभिलाक्षणिक, सही है ना, इसको भी अभिलाक्षणिक लिख देते हैं। चलो अभिलाक्षणिक, अच्छे से देखना। अब यार एक बात बताओ आपसे, यूँ बोल रहा है ये खुला परिपथ, शून्य लोड, कौन सा लोड, शून्य लोड। देखो भाई शून्य लोड, लोड नहीं है, लोड नहीं है, लोड हटाओ, लो भाई हटा दिया मैंने लोड, ये हटा दिया, हाँ ये हटा दिया। तो अब लोड नहीं है तो वोल्टेज कहाँ बन रही है, आर्मेचर में, आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। इस ईएमएफ के कारण क्या उत्पन्न होती है, करंट। और आर्मेचर के अंदर देखो अच्छे से समझना, जो स्टूडेंट नया है, पुराने स्टूडेंट भी अच्छे से समझो। देखो जो आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है ना, ये जो प्रेरित वोल्टेज होता है, ये आउटपुट में यदि जाता है, अगर तुम यहाँ लोड लगा देते हो, क्या लगा देते हो, लोड, तो ये जो बनने वाला ईएमएफ है ये लोड पर चल जाता है। भाई आर्मेचर में बनने वाला जो वोल्टेज होगा वही तो आपके पास में आएगा, बोलो समझ में आ रहा है ना। भाई आर्मेचर में बनने वाला जो ईएमएफ होगा वो आपके पास ही तो आएगा, कहीं थोड़ी जाएगा। और जैसे ही ये ईएमएफ लोड पर आता है तो इसका नाम चेंज होता है, फिर इस वोल्टेज को बोलते हैं, इस ईएमएफ को टर्मिनल वोल्टेज, क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। और जो आर्मेचर में जो करंट बनती है ना, अगर ये करंट लोड पर आ जाती है, इसे बोलते हैं लोड करंट। बोलो कौन सी करंट बोलोगे, लोड करंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बताओ मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछ ले, अगर वो पूछ ले कि बताओ नो लोड, क्या लोड नहीं है, अगर लोड नहीं है, हाँ हाँ भाई, तो ये ईएमएफ है, अगर लोड पे जाएगा तो इसे टर्मिनल वोल्टेज बोलोगे। अगर लोड हटा दिया, अगर आपने लोड हटा दिया है, देखो अच्छे से सुनना, सर्किट के द्वारा बता रहा हूं, अगर आपने यहां से लोड हटा दिया है तो केवल आर्मेचर में रह जाएगी वोल्टेज, सही बात है कि नहीं, आर्मेचर में करंट रह जाएगी, लोड पर थोड़ी गई है, लोड है नहीं यहाँ पर। तो फिर ये वक्र जो खींचा जाएगा वो आर्मेचर की धारा एवं ईएमएफ के मध्य, और ये अंदर ही तो होता है, कहाँ होता है, अंदर सेम है। तो देखिएगा ये लोड कहाँ खींचा जाएगा, तो देखो भाई आर्मेचर धारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आर्मेचर धारा एवं, अरे क्लियर है ना, आर्मेचर धारा एवं प्रेरित ईएमएफ के मध्य। सबसे आज का सबसे धांसू पॉइंट,
ईएमएफ के मद। बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, उनको कभी याद ही नहीं होते हैं वक्र किसके मद खींचा जाएगा। मैं डायग्राम के द्वारा बताऊंगा तुमको। अब देखो, अब बता दिया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बताओ यार, देखो अगर लोड हटा दिया, क्या हटा दिया, लोड हटा दिया, तो आर्मेचर में वोल्टेज रहेगी, आर्मेचर में करंट रहेगी, उसको बोलोगे ईएमएफ, और क्या बोलोगे, आर्मेचर धारा। अब तो अंदर ही तो रहेगी। अंदर कब रहेगी भाई, अंदर कब रहेगी, जब लोड नहीं होगा। बोलो सही, जब अंदर ही रहेगी, इसे क्या बोलोगे, अंदर की वोल्टेज, अंदर का ईएमएफ और अंदर का आर्मेचर धारा, इसे बोलते हैं अंदर। अंदर को बोलते हैं आंतरिक। क्या बोलते हैं, आंतरिक। और अगर ये बाहर निकल जाए तो उसे बोलेंगे बाहरी। बाहर कब आएगी, जब क्या लगाओगे, लोड लगाओगे। समझ, अरे क्या लगाओगे, लोड लगाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है कि नहीं? सबसे दांसू पॉइंट है आज का ये। अब देखो भाई सुनो, अगली बात आती है, याद रखना, अगला तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दिल्ली मेट्रो 16 का पेपर खोल के देखना, नहीं मिले तो मैं भेजूंगा आपको। हाँ, और इसको काफी स्टूडेंट ने गलत किया। गलत तो क्या, जो आंसर की आई थी ना, जो उसका आंसर की कोई स्टूडेंट क्या बता रहे थे तो गलत है। उनको ये नहीं पता कि तुमने क्या पढ़ा है भाई। आगे तुम पढ़ने वाले हो, तुमने तो अधूरा ज्ञान लिया है, तुम्हें कहाँ ज्ञान है ये चीज़ों का, इंटरनल चीज़ों का। हाँ, इनको अच्छे से पढ़ते देखते तो याद रहता। ITI दिल्ली मेट्रो मेंटेनर के पेपर में आ चुका है 2016 में। नहीं है तो मैं भेजूंगा तुमको ग्रुप में, और चेक करना, आप खुद यूँ खेदोगे कि वास्तव में यार हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। ये क्वेश्चन देखो, अब ये याद होते हैं कि भूल जाते हैं लड़के। अब देखो सुनो क्या बोले, अगर बोले आपसे, देखो आंतरिक अभिलक्षण, सुनना, आंतरिक अभिलक्षण, चाहे अंदर का बोल दे। अब बताओ भाई, अंदर कब रहेगा वोल्टेज और कब रहेगी धारा, जब क्या नहीं होगा, लोड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, लोड नहीं होगा। या इसे एक ही चीज बोलते हैं, शून्य भार परीक्षण, या लो भाई शून्य भार या खुला परिपथ। लो एक जगह लिखा देता हूं, है ना, खुला परिपथ, सही है ना, अभिलाक्षणिक वक्र, है ना, खुला परिपथ अभिलाक्षणिक वक्र, है ना। अभिलाक्षणिक वक्र आगे लिख दूंगा मैं, इसको लो हटाओ, इसको यहाँ से देखो, अभिलाक्षणिक वक्र। अब देखना, सुनो एक मिनट भाई, अच्छे से सुनना, अभिलाक्षणिक वक्र, अभिलाक्षणिक वक्र सेंचुरेशन अवस्था में, यानी कि संतृप्त। ये सबसे मोस्ट है, ये है सबसे मोस्ट। याद रखना कि भाई, अब देखो सुनो आराम से, बताओ कौन सा आंतरिक, आंतरिक यानी अंदर, आंतरिक यानी अंदर। अब ट्रिक बता रहा हूँ, बोलो आंतरिक यानी अंदर। अंदर वोल्टेज कब रहेगी, जब लोड नहीं होगा। बोलो क्लियर, अंदर वोल्टेज कब रहेगी, कब अंदर आर्मेचर धारा रहेगी, जब लोड नहीं होगा। बोलो सही है। तो इसको बोलते हैं, देखो अंदर का अभिलक्षण बोल दो, या शून्य लोड बोल दो, या नो लोड बोल दो, या खुला परिपथ। इसको खाली किया है कि नहीं किया, तोड़ा है कि नहीं तोड़ा, बात एक ही है ना। लेकिन बात तो दोनों क्वेश्चनों की एक ही है, लेकिन अब स्पेशली दे दिया इसने सेंचुरेशन। ये दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में आ चुका है, दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में आ चुका है, और पूछ लिया मेरे दोस्तों सेंचुरेशन। कौन सा, सेंचुरेशन, ये चीज़ पूछ ली। तो देखो सेंचुरेशन अवस्था क्या है, यह है संतृप्त अवस्था। जब ये फील्ड वाइंडिंग, देखो इसे कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। देखो भाई, ये देखो फील्ड वाइंडिंग क्या है, देखो भाई फील्ड वाइंडिंग, ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग। यदि फील्ड वाइंडिंग में करंट गई तो ये चुंबक बन जाते हैं, ध्रुव चुंबक बन जाते हैं। जैसे जैसे करंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे चुंबक बढ़ता जाता है। एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि इस फील्ड वाइंडिंग में करंट का मान कितना ही बढ़ाओ, फिर इसके चुंबक का गुण बढ़ता नहीं है, स्थिर हो जाता है। क्यों, इसमें जितनी ताकत थी ये अपना चुंबक फुल बन चुका है। जब फुल चुंबक बन गया है तो इसमें आप
कितना ही करंट का मान बढ़ाओ फिर इसके चुंबक का गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे बोलते हैं संतृप्त अवस्था। कौन सी अवस्था? संतृप्त अवस्था, सेंचुरेशन अवस्था। कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ में करंट का मान बढ़ाया जाए और उसके गुण का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इसका चुंबक फुल हो चुका है। शुरू शुरू में तो बढ़ रहा था, लेकिन चुंबक फुल हो चुका है। क्या हो चुका है? फुल, एकदम फुल ओवरलोड हो चुका है, और फिर इसमें करंट बढ़ाओ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसे बोलते हैं सेंचुरेशन अवस्था। सेंचुरेशन अवस्था हमेशा चुंबक की होती है। किसकी होती है? चुंबक की। बोलो क्लियर आया कि नहीं आया? तो याद रखना, अब हमें देखो आंतरिक, आंतरिक यानी अंदर का लेना है। आंतरिक यानी अंदर का, ये तो पद का पता पड़ गया। आंतरिक यानी कहाँ का लेना है? अंदर का, ये भी मुझे पता पड़ गया। दूसरी बात क्या कराइए? अंदर का लेना है। दूसरी बात, खुला परिपथ, ये खोल दिया जभी तो अंदर आया है। बोलो क्लियर? नो लोड, लोड हटा दिया जभी तो अंदर आया है। समझ में आ गया नहीं? लेकिन अंदर का लेना है। अब देखो अंदर में कौन है? ईएमएफ, वोल्टेज है कि नहीं? समझ में? वोल्टेज तो ले ली, लेकिन अब तुम धारा है ना आर्मेचर नहीं लोगे। क्यों भाई? क्योंकि कौन सी अवस्था? सेंचुरेशन अवस्था बोल रहा है। याद रखना, कौन सी अवस्था? सेंचुरेशन अवस्था। सेंचुरेशन, संतृप्त अवस्था किसकी होती है? चुंबक के ध्रुवों की। बोलो, चुंबक के ध्रुवों में जो फील्ड वाइंडिंग लिपटी होती है उसमें जो करंट प्रवाहित होगी उसे बोला जाएगा फील्ड करंट। जो फील्ड वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित होगी वो कौन सी करंट? फील्ड करंट। तो बताओ, जब इस फील्ड वाइंडिंग में जो फील्ड करंट प्रवाहित होगी, धीरे 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 ज़्यादा प्रवाहित होगी, तो धीरे धीरे चुंबक बन जाएगा, फुल चुंबक बन जाएगा। कौन सी अवस्था में चल जाएगा? संतृप्त अवस्था में। तो बताओ इस संतृप्त अवस्था में कौन? संतृप्त अवस्था में तो गया है, लेकिन कौन सी करंट के कारण गया है? फील्ड करंट के कारण गया है ना। फील्ड वाइंडिंग में जितनी ज़्यादा करंट बहेगी, जितनी प्रवाहित होगी, ये चुंबक के ध्रुव चुंबकित बनते जाते हैं, और एक बार वापस चुंबक के ध्रुव बनते जाते हैं। थोड़ी देर बाद में कौन सी अवस्था आ जाती है? संतृप्त अवस्था। फुल चुंबक हो जाएगा। तो बताओ ये जो संतृप्त अवस्था आई है ये किसकी है? चुंबक की है ना। चुंबक में किसके कारण संतृप्त अवस्था आई है? फील्ड वाइंडिंग की धारा के कारण। बोलो क्लियर है? बस हो गया। आर्मेचर धारा की अपेक्षा ये लेनी है तुम्हें, फील्ड धारा। कितना गजब का क्वेश्चन है। फील्ड धारा, इसे बोलते हैं आईएफ। फील्ड करंट को क्या बोलोगे? आईएफ। देखो करंट तो ले लिया आपने, अब वोल्टेज लेना है, अंदर का ही लेना है। क्या आएगा? ईएमएफ एवं ईएमएफ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ईएमएफ। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल छाप लोगे ना इसको। सबसे मोस्ट पॉइंट आज का, सबसे खतरनाक, याद ही नहीं होते हैं लड़के को किस किस के मध्य होगा। बोलो क्लियर? समझ में आ गया ना? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, देखो आप यूँ कहते हो ना सर क्या क्या पढ़ा रहे हो आप? बताओ ये चीज़ नहीं पढ़ाऊँ मैं आपको तो फिर तुम कभी ज़िंदगी में फिर ये तुम्हारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे, कन्फ्यूज होंगे तुम लोग। सही है। और तुम ये कहते गुरुजी एक्स्ट्रा क्या पढ़ा रहे हो तुम इतना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी ITI की मेंटेनर के एग्ज़ाम DMRC 2016 के पेपर को देखो। अगर ये नहीं होता, नहीं आता तो मैं खुद ही नहीं कराता। लेकिन क्या होता है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ ही लड़के 4 पन्नों को ही पढ़ के खुश होते हैं। वो 4 पन्ने पढ़ के अपने आप को भगवान समझने लगते हैं कि मैं बन गया थ्योरी का मास्टर, जबकि बताओ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मैं तो यह कहता हूँ पूरा पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है भैया? देखो भाई, आ जाओ क्वेश्चन पे, अगले पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला मैं इनको हटा रहा हूँ। देखो इनका आंसरों को, क्वेश्चन चेंज करूँगा, अच्छे से देखना। क्वेश्चन को चेंज करूँगा, थोड़ा थोड़ा ही, बस ज़्यादा नहीं होगा इसमें अब। हाँ जी, देखो भाई, अब है एक्सटर्नल। क्या है? एक्सटर्नल। अच्छे से देखना। ये लो भाई एक्सटर्नल। देखो भाई कितना गजब का सिस्टम पढ़ा रहे हैं। देखो एक्सटर्नल, देखो EX एक्सटर्नल है ना, इसको बोलते हैं बाहरी। बाहरी, ये क्वेश्चन SSC के पेपर में आ चुका है। अब बताओ बाहरी, बाहर लेनी है। कहाँ लेनी है? बाहर। और बाहर क्या है? लोड है। ट्रिक बाहरी, बाहर क्या है? लोड है। तो फटाफट लगाओ ना यहाँ लोड, जब तो बाहर आएगी। बताओ ये वोल्टेज बाहर कब आएगी? जब क्या लगाओगे आप लोग? लोड लगाओगे ना।
जब ये वोल्टेज कहाँ आएगी, बाहर, तो लगा दो लोड। जब लोड लगाया तो एक तो इस लोड पर जो वोल्टेज आती है उसे टर्मिनल वोल्टेज, और जो लोड पर करंट आती है उसे कौन सी करंट बोलोगे, लोड धारा बोलोगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बताओ जो बाहर आती है, कहाँ आती है दोस्तों, बाहर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो रहा है ना। तो बताओ जो बाहर आती है, तो बाहर क्या क्या चीज़ आई, बाहर बनने वाली वोल्टेज कब आएगी, जब लोड लगा देंगे। तो इसका मतलब होता है देखो टर्मिनल वोल्टेज, अच्छे से पढ़ो, टर्मिनल वोल्टेज कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखना, बीटी बोलो, समझ में आया नहीं आया। टर्मिनल वोल्टेज को क्या बोलोगे, बीटी, एवं लोड धारा, लोड धारा को क्या बोलोगे, आईएल। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आ गया। अब देखो अगला होता है, देखो अगला नो लोड, क्या था ये, नो लोड, अरे क्या था, नो लोड। नो लोड को क्या बोलोगे तुम, खुला परिपथ, लोड हटा दिया था ना। लेकिन अब क्या है ये, फुल लोड। क्या है ये, फुल लोड। तो देखो फुल लोड, सुन आराम से, देखो फुल लोड, सही है ना, बोलो क्लियर। देखो फुल लोड, फुल लोड इसको बोलते हैं पूर्ण भार, आराम से, पूर्ण भार। अब बताओ, अब जब तुमने इस पर लोड लगा दिया है, इस पर क्या लगा दिया है, लोड, अरे क्या लगा दिया है, लोड लगा दिया ना। तो देखो इस पर लोड लगा दिया है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये सर्किट क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, लोड लगा दिया ना। तो इसको बोलते हैं देखो शॉर्ट परिपथ अभिलक्षण। सही बात है कि नहीं, बोलो शॉर्ट परिपथ अभिलक्षण, बोलो क्लियर हो गया। अब बताओ लोड लगाया, जैसे लोड लगाया तो लोड पर क्या आई है, टर्मिनल वोल्टेज आई है ना। एज ए सिंपल यार, देखो टर्मिनल वोल्टेज एवं, और इस पर धारा कौन सी है, लोड करंट, लोड करंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले अब देखो अगला है, देखो आंतरिक, आंतरिक को क्या बोलोगे, बाहरी, ये बाहरी हटा दिया, आंतरिक हटा दिया हमने। ये शून्य लोड था, अब कौन सा आएगा, फुल लोड, ये फुल लोड लगा दिया, सुन आराम से, फुल लोड। फुल लोड पे क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट परिपथ बन गया। अच्छा जी, कि अभिलाक्षणिक वक्र, सेंचुरेशन अवस्था में, उल्टा आ गया। हाँ, अब शॉर्ट सर्किट पे। तो यार एक बात बताओ, जब आपने लोड लगा दिया यहाँ पर, इसको शॉर्ट सर्किट कर ही दिया है, तो यहाँ पर कौन सी वोल्टेज आएगी, टर्मिनल वोल्टेज। वोल्टेज तो वही लोगे आप, टर्मिनल वोल्टेज। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज तो वही है, एवं अब देखो बात आती है करंट की, लोड पर वोल्टेज तो वही, करंट वही लोगे आप, टर्मिनल वोल्टेज, परंतु यहाँ लोड धारा नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि कौन सी अवस्था है, सेंचुरेशन अवस्था। सेंचुरेशन अवस्था किस पर आती है, फील्ड वाइंडिंग पर। बोलो क्लियर, क्यों, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में जो करंट प्रवाहित होती है वो चुंबक के ध्रुवों को सेंचुरेशन अवस्था में ला देती है, इसलिए वो कौन सी करंट आएगी, फील्ड करंट। बताओ आज आपके ये सारे पॉइंट थे, ये आज के क्वेश्चन थे, ये आपके समझ में आए कि नहीं आए, बोलो क्लियर हो गया। एक बार और, बाहरी अभिलक्षण, बाहर के अभिलक्षण, बाहर कब आएगा, जब लोड लगेगा। सही है, लोड पर क्या क्या चीज़ आ रही है, टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा। बोलो क्लियर। एक बार चित्र बनाना, आप इनको पढ़ के आप जीवन में नहीं भूलोगे, मेरी तरह चित्र बना के देख लेना एक बार, 5-10 मिनट एक बार उसको देख लेना, समझ लेना भाई ऐसे ऐसे होता है, तो आप नहीं भूलोगे। अब बताओ जब लोड लगा दिया, फुल लोड हो गया, तो ये शॉर्ट सर्किट हुआ कि नहीं हुआ, इसे बोलते हैं देखो फुल लोड या शॉर्ट सर्किट। फुल लोड या शॉर्ट सर्किट जब हो जाता है, फुल लोड या शॉर्ट सर्किट, सही है ना। इसमें वक्र क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, लोड धारा। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज एवं लोड धारा। अगला बाहरी अभिलक्षण, ये रही बाहर के, बोलो क्लियर। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट कर दिया, फुल लोड लगा दिया। अब यूँ कह रहा है संतृप्त अवस्था, तो बताओ लोड पर कौन सी वोल्टेज आ रही है, टर्मिनल वोल्टेज, ये क्लियर है। लेकिन कौन सी अवस्था की पूछ रहा है, सेंचुरेशन। सेंचुरेशन अवस्था में कहाँ होती है, चुंबक पर होती है। कौन सी धारा के कारण, फील्ड धारा के कारण। बताओ ये बताना, सच सच बताना, आप इनको रट के जाते, आपका मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा सिस्टम तो आपको बुक में भी नहीं दे रखा है। ऐसे एक साथ कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको किसी बुक में भी नहीं समझा रखा होगा, जिस टाइप से मैंने आपको नोट सेट करवाएं। बताओ समझ में आए कि नहीं है, धांसू पॉइंट है कि नहीं है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मज़ा आ रहा है ना। समझाने के तरीके भी तो देखो, एक बात बताऊँ, देखो बहुत से क्या है, आपको केवल इनको लिखवा देते
और लिखवाने से बताओ जीवन में आपको याद होते कि आप भूल जाते। क्यों क्यों भूलते बताओ? क्योंकि ये तीनों चारों एक जैसे ही हैं, 3 तो ये और 3 वो। बताओ कंफ्यूज होते कि नहीं होते? लेकिन मैंने ट्रिक कितनी अच्छी बताई है, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब देखो इस शॉर्ट सर्किट को क्या बोलोगे? देख वैसे शॉर्ट में लिखा आ जाए कहीं नाम, देखो एस से शॉर्ट, सर्किट को परिपथ, और अभिलक्षण को क्या बोलोगे? कैरेक्टरिस्टिक। सही है ना? इसे बोलते हैं SCC। क्या बोलते हैं? SCC। और लड़के क्या बोल रहे हैं? सर एक बात बताओ भाई, पर हमें खुले परिपथ का भी बता दो। देखो खुला परिपथ अभिलक्षण अभी बताया था, देखो खुला परिपथ अभिलक्षण। सही है ना? देखो भाई इसको भी बता दूं, देखो खुला को बोलते हैं ओपन, ओ ओपन, सर्किट को C, अभिलक्षण को CC। सही है ना? तो ये क्या हो गया? OCC। क्लियर हो गया? बताओ तुम्हारे आज समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बताओ चलें, मज़ा आ रहा है ना? जनरेटर के अंदर खोल दी ना, तोड़ दी ना चैप्टर की नस बिल्कुल। हाँ देखो अब आपके ऊपर है, सब कुछ मैं तो पढ़ा दिया। देखो भाई पढ़ाई देते हैं। हाँ जी, आज तो हल्ला मच जाना चाहिए यार, जनरेटर कितना अच्छा पढ़ाया है। आप एक एक लड़के को भी जोड़ोगे तो मुझे ही बेनिफिट होगा, बाकी आपके ऊपर है। मैं तो कहता कहता ही परेशान हो गया। हाँ बहुत से स्टूडेंट तो क्लास ले लेते हैं, बोलते भी नहीं अपने दोस्तों से। देखेगा कोई बात नहीं। देखो भाई अब क्या होता है, अब लास्ट पॉइंट कर लेते हैं अपन इसका। देखो टर्मिनल की पहचान। टर्मिनल की पहचान, बोलो क्लियर है ना? टर्मिनल की पहचान, ये पहचान क्या चीज़ है? देखो सुनो बेटा, आराम से सुनना। टर्मिनल की पहचान तो देखो फील्ड बाइंडिंग। देखो कौन सी बाइंडिंग? फील्ड बाइंडिंग। ये चीज़ मैंने करा दी थी। देखो फील्ड बाइंडिंग, देखो फील्ड से F होता है ना, फील्ड बाइंडिंग। इसके टर्मिनलों की पहचान होती है F1 और F2। बोलो क्लियर? F1 और F2। अगली होती है देखो उत्तेजन बाइंडिंग, एक्साइटेशन। इधर देखो उत्तेजन बाइंडिंग। अब देखना मैं बताऊं, उत्तेजन बाइंडिंग बताओ, याद रखना कहीं भूल जाओ। उत्तेजन बाइंडिंग हमेशा फील्ड बाइंडिंग को DC सप्लाई से उत्तेजित किया जाता है। तो फील्ड बाइंडिंग को ही उत्तेजित किया जाएगा। तुमसे पूछे बताओ मशीन में कौन सी बाइंडिंग को उत्तेजित किया जाता है? कौन सी बाइंडिंग को? फील्ड बाइंडिंग को। इसलिए उत्तेजन बाइंडिंग के लिए भी क्या आएगा? F1 और F2। बोलो क्लियर? अगली होती है देखो आर्मेचर बाइंडिंग। ये चीज़ मैंने ये तो लिखा दी थी ना आपको जब आर्मेचर पढ़ाया था, ये तो मैंने लिखा दिया। फटाफट बोलते चलो आप लोग। आर्मेचर बाइंडिंग देखो ए से आर्मेचर होता है ना, इसके टर्मिनल होते हैं A1 और A2। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया ना? चौथा है देखो सीरीज फील्ड बाइंडिंग। सीरीज फील्ड बाइंडिंग, हाँ जी बताओ भाई। सीरीज फील्ड देखो CD सिखाया था ना, CD। तो देखो CD D1 और D2। बोलो क्लियर? समझ में आया ना? CD। अब देखो पांचवी देखिएगा, पांचवी है शंट फील्ड बाइंडिंग। हाँ जी देखो भाई शंट फील्ड बाइंडिंग। देखो साईनाथ से देखो शंट बाइंडिंग E1 E2। इधर ट्रिक देखो साईनाथ, सा से शंट बाइंडिंग साईनाथ, E1 और E2। सा से शंट, ई साई, ई से E1 E2 साईनाथ। बोलो क्लियर हो गया? अगली बात होती है, याद रखना, अगली होती है कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। कंपेंसेटिंग बाइंडिंग, सही है ना? बताओ भाई कंपेंसेटिंग। देखो काशी में गंगा, काशी, सी से C1 C2। देखो काशी में गंगा, C1 और C2। बोलो क्लियर? काशी में गंगा। तो बताओ कंपेंसेटिंग बाइंडिंग के टर्मिनलों की पहचान C1 और C2। अगली आती है देखो इंटरपोल बाइंडिंग। इंटरपोल बाइंडिंग, सही है ना? इंटरपोल बाइंडिंग, हाँ। इसका दो चीज़ याद रखनी है। इसका होता है मेरे दोस्तों B1 और B2। बोलो क्या होगा? B1 और B2। एक होता है कम्यूटेटर के टर्मिनल। देखो बस हो गया कम्यूटेटर टर्मिनल, इन दोनों की बस थोड़ा सा याद रख लेना। कम्यूटेटर टर्मिनल भी B1 और B2 ये सेम होते हैं। बताओ दो याद रखने। देखो बताओ, देखो F से फील्ड बाइंडिंग,
F1 और F2। देखो कौन सी बाइंडिंग को उत्तेजित किया जाता है, फील्ड बाइंडिंग को, F1 और F2। बोलो आर्मेचर से A हो गया, A1 और A2। देखो C से सीरीज बाइंडिंग, D से D1 और D2। देखो संट से संट बाइंडिंग, E1 और E2, साईनाथ, सही है ना। अब देखो कंपेंसेटिंग बाइंडिंग, काशी में गंगा, देखो C1 और C2। इंटरपोल कम्यूटेटर की दोनों को याद करनी है आपको, B1 और B2। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी दोस्तों, अब देखिएगा, बताओ आज डीसी जनरेटर आप लोगों का मैंने कंप्लीट कर दिया। तुम्हारा जितना आईटीआई लेवल है ना, उससे काफ़ी अच्छा ढंग से और शानदार तरीके से आपका जनरेटर कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अब आप एक बार अपने नोट्स हो, आपकी नोटबुक हो, किसी प्रकार की पेपर हो, और मैं पेपर भेज दूंगा आपको, ज़रूर से चेक करके कमेंट जरूर करना कि आप पर कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आज इस चैप्टर को दम लगा के पढ़ना, ढंग से पढ़ना चैप्टर को, और याद रखना। बताओ, आपकी कसम खा रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं आप उनसे बात करो, उनका रिकॉर्ड लो कि आप लखेरा सर के पास पढ़े हो क्या, ऐसे की ऐसे सेम टू सेम एक चीज़ नोट करा रखी है, आगे नहीं। इससे शानदार क्लास ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। प्लीज़ आप जितने से जितने ज़्यादा हो सके लड़के चैनल पर जोड़ें, आगे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ये होते हैं तैयारी के तरीके, आगे तुम पढ़ते क्या हो, इसे कहते हैं तैयारी। बेटा याद रखना, एक चैप्टर ऐसे ही पढ़ाता हूँ, और विश्वास नहीं हो तो सिंक्रोनस मोटर अल्टरनेटर के आपको मैंने पीडीएफ भेज रखी है, उसमें भी क्वेश्चन पढ़ा के किसी भी प्रकार के पेपर हो उसको भी हल करना, और देखना 80% से ऊपर फंसेंगे क्वेश्चन, देखना तो सही। तो बताओ अगर ऐसा होता तो मैं एक ही चैप्टर पढ़ाता, पर सिंक्रोनस मोटर अल्टरनेटर मैंने क्यों भेजी आपको, एक चैप्टर जो तुम कहोगे ना वो भेजूंगा आपके लिए, आए कि नहीं। ठीक है दोस्तों, बाय, कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे कुछ नया दिखाने के लिए। तैयार रहें देखने के लिए, आए कि मैं तो दिखाऊंगा, आप देखोगे। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।